गणेश, हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे सोने के घर में मुझे अपनाया जाएगा। अगर मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया तो तुम क्या करोगे? तो मैं भी घर छोड़कर आ जाऊंगा। अब तुम ज्यादा ऐसी बातें मत सोचो, सब कुछ अच्छा होगा, बस यकीन रखो। गणेश ने पूजा को समझा दिया और उससे शादी करने के बाद गणेश उसे अपनी बड़ी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आया। ये इतना बड़ा महल जैसा घर तुम्हारा है गणेश, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब से तुम्हारा भी है, चलो अंदर चलते हैं। गणेश ऐसे बोलकर पूजा का हाथ पकड़कर अंदर ले आया। पूजा पूरी कांप रही थी क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी और गणेश सोने के अमीर घर का मालिक था। गणेश को पूजा के साथ घर में आता देख उसकी माँ चौंक गई। गणेश, कौन है ये लड़की? बोलो गणेश, कौन है ये? हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। बाबा, ये मेरी पत्नी है पूजा। हे भगवान! शांति ऐसे बोलकर बेहोश हो गई। माँ! एकदम से घर में हल्ला मच गया और जल्दी से गणेश शांति को उसके कमरे में लेकर गया। कुछ देर के बाद उसे होश आया। माँ, शुक्र है कि आपने आंखें खोली तो सही। क्या हो गया था आपको? अरे चुप रह तू, अपनी माँ की ऐसी हालत का जिम्मेदार भी तू ही है गद्दार। मैं हूँ, लेकिन मैंने क्या किया बाबा? तूने क्या किया? अरे ना समझ, ये तू पता नहीं किसको उठा लाया है। तेरे माँ बाप ने तेरी शादी के कितने अरमान सजाए हुए थे, तुझे अंदाजा भी है? चुप हो जाइए आप, गलती मेरे बेटे की नहीं इस लड़की की है। मेरा बेटा तो भोला सा था, इसी ने इसको जरूर अपनी बातों में लिया होगा। हमारा परिवार अमीर है ना, तो ये गरीब जादी चाहती होगी हमारे घर की बहू बनना। नहीं माँ जी, मैं तो क्या मैं तो, और माँ जी किसको बुला रही है? तेरी कुछ नहीं लगती, मैं समझ आया। आज तूने हमारा विश्वास, हमारा स्वार्थ, सब कुछ तोड़ दिया। गणेश जा, निकल जा मेरे घर से। बाबा! सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? ठीक है, जा रहा हूं मैं, बस मेरी वजह से आप ज्यादा टेंशन या बेइज्जती महसूस न करना। गणेश को पूजा के साथ उसके माँ बाप ने नहीं अपनाया, जिसकी वजह से गणेश को घर छोड़कर जाना पड़ा। पूजा भी साथ ही थी। पूजा, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि मेरे माँ बाबा को मेरी जिंदगी का ये अहम फैसला भी खुद ही लेना था। माफ कर दो मुझे पूजा, मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ा। कोई बात नहीं है, माँ बाप तो ऐसे ही बोलते हैं, उन्हें तुमसे ये उम्मीद नहीं होगी ना, इसीलिए इतना गुस्सा कर गए। अब तुम ज्यादा मत सोचो, चलो हम मिलकर कोई घर बनाते हैं। पूजा की बात सुनकर गणेश में हिम्मत सी आ गई। उन्हें कोई अपना कमरा वगैरह तो किराए पर किसी ने नहीं दिया, क्योंकि गणेश पर पूरे पैसे नहीं थे। इसीलिए वो दोनों भटकते भटकते एक जंगल में आ गए। पूजा, हम यहाँ क्यों आए हैं? घर बनाने। पता है गणेश, जब मैं छोटी थी ना, तब मेरे माँ बाबा के साथ मुझ पर यही वक्त आया था। हमें मकान मालिक ने निकाल दिया था। उस वक्त मेरी माँ ने ऐसे ही जंगल में भूसे और लकड़ी से कुटिया बनाई थी। चलो हम भी बनाते हैं। पूजा की बात सुनकर गणेश में भी जरा हिम्मत आ गई और उन दोनों ने मिलकर मिट्टी और लकड़ी से कुटिया बनानी शुरू की। वो पहले नदी से पानी लाते, फिर मिट्टी को गीला करके दीवार खड़ी करते और ऐसे ही उनकी कुटिया बनकर तैयार हो गई। साथ काम करने से काम कितनी जल्दी हो गया। सही कहा। अब चलो अंदर चलते हैं, ये जंगल है, रात को यहाँ खतरा बढ़ जाता है। सही कहा। पूजा और गणेश दोनों अपनी नई कुटिया में आ गए। वो दोनों ही थके हुए थे, तो जमीन पर लेटते ही उन्हें नींद आ गई और आधी रात को पूजा की आंख खुली। ये भगवान, कितनी मच्छर है, मेरा तो सोना ही दूभर हो रहा है। क्या हुआ पूजा? हे भगवान, ये क्यों कान पर गाना गाने को आ जाते हैं? इन्होंने ही तो सोना मुश्किल कर दिया, लेकिन क्या करें, अब तो कैसे भी रात गुजारनी ही पड़ेगी। पूजा की बात सुनकर गणेश को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। कैसे कैसे उन दोनों की रात गुजरी और अगली सुबह। बहुत भूख लग रही है पूजा, कल से कुछ भी नहीं खाया है, हम दोनों क्या खाएंगे? आपके पास जो पैसे हैं उनमें कुछ ले आइए, या फिर यहाँ जंगल में भी कुछ खाने पीने का मिल सकता है तो आप जंगल से देख लीजिए। तब तक मैं नदी पर जाकर खाना बनाने के बर्तन बना आती हूँ। तुम ये अकेली कर लोगी क्या? मैं सब कर लूंगी। ऐसे बोलकर दोनों पति पत्नी अपने अपने काम पर निकल गए। पूजा नदी पर मिट्टी के बर्तन बनाने आ गई तो गणेश जंगल में कोई फल या शाक पत्तियां ऐसे ढूंढने लगा जिसको वो दोनों खा सकें। मैंने 2 ग्लास बना लिए, 2 प्लेट, एक बड़ा पतीला, 2 छोटे पतीले और एक पानी लाने का बड़ा सा बर्तन। अब मेरे ख्याल से बस इतना काफी है। आ, आ, अरे नहीं, ये तो गणेश जी की आवाज थी।
पूजा गणेश की आवाज सुनकर तेजी से भागी। कुछ दूरी पर ही गणेश था जिसके हाथों में फल थे, लेकिन वो एक झाड़ी में फंस गया था। पूजा मेरी मदद करो, मुझे निकालो। गणेश आप भी ना। अरे ज्यादा हंसो नहीं। गणेश की बात सुनकर पूजा ने जल्दी से उसको झाड़ियों से निकालने में मदद की और फिर वो दोनों अपने घर आ गई। लगभग 1 महीने से ऐसे ही सिलसिला जारी था। गणेश और पूजा किसी तरह जंगल में ही अपनी छोटी सी कुटिया में अपना गुजारा करते थे और अब पूजा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। नहीं पूजा, आज से तुम्हारा नदी से भारी भारी पानी के बर्तनों को उठाकर लाना बंद। अब मैं तुम्हें यह काम नहीं करने दूंगा। लेकिन गणेश जी, मेरे बिना आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे। एक तरफ पूजा और गणेश की यही बातें चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ गुस्से में आकर अपने बेटे को मैंने निकाल तो दिया, लेकिन अब उसकी बहुत याद आ रही है। सुनिए जी, मेरा दिल नहीं लग रहा है, गणेश का पता निकलवाइए ना। शांति, गणेश। अरे करने दीजिए, अगर उसने अपनी मर्जी से भी शादी की थी तो अगर वो लड़की बेवफा होती तो अभी तक घर से निकाले जाने की वजह से वो अपने घर जा चुकी होती और हमारा बेटा हमारे पास आ जाता। लेकिन वो कोई स्वार्थी लड़की नहीं थी, वो हमारे बेटे के साथ ही होगी। ठीक है, वैसे मैं जानता हूँ कि गणेश कहाँ रहता है। मैं अभी उन दोनों को लेकर आता हूँ। मैं भी चलूंगी। शांति खुद भी जाने के लिए जिद करने लगी और फिर वो आनंद के साथ निकल गई। लेकिन वो ऐसे ही खाली हाथों नहीं गई थी। उनकी महंगी गाड़ी के पीछे सोने की थालियों में कपड़े और गहने लिए दासियां भी थीं। कुछ देर में ही वो लोग वहां पहुंच गए और नहीं 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 नहीं, मैंने मना कर दिया तो बस कर दिया। अब से तुम कोई भी ऐसा वजन वगैरह उठाने का काम नहीं करोगी। गणेश, मेरा बच्चा। माँ। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो गए और शांति ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। माँ की याद नहीं आई तुझे? और तू बहू, तूने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी हैसियत नहीं देखता है। मेरे बेटे के साथ तू इस वीराने में भी रह ली। तूने मुझे गलत साबित कर दिया बहू। माँ रो मत मेरी बच्ची, रो नहीं। देख मैं तुझे लेने आई हूँ, चल मेरे साथ। ऐसे बोलकर शांति ने पूजा को सजाना शुरू किया। जो कपड़े और जेवर वो लेकर आई थी उसने उसके गरीब कपड़ों के ऊपर ही उन्हें पहना दिए और पूजा को सोने से लपेटकर उसने अपने परिवार की खानदानी गाड़ी में बिठाया। मेरी बहू अब घर जाएगी। माँ, आपकी बहू अपने पेट में आपके पोती या पोते को लेकर घर जा रही है। क्या सच में? हे भगवान। शांति बहुत खुश थी। अब दोनों सास ससुर अपनी बहू और बेटे को अपना चुके थे। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गए जहां शांति ने पूजा को दरवाजे पर ही रोक लिया और फिर सोने की थाली में आरती का सामान और सोने के कलश में चावल लाकर उसका गृह प्रवेश करवाया। अरे वाह, कितना बड़ा और सुंदर घर है और इसमें सजी हुई हर एक चीज सोने की है। लेकिन मुझे इसका लोभ नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि मुझे यहाँ अपना लिया गया। बहू, कहाँ खो रही है? कुछ नहीं, ये देख, ये तेरा कमरा है। अब से तू इसी में रहेगी और हाँ, ज्यादा कोई काम वाम मत करना क्योंकि तू गर्भवती जो है। जी। शांति की बात सुनकर पूजा कमरे में चली गई। उसका कमरा भी काफी सारी सोने की चीजों से भरा हुआ था। उस दिन के बाद से फिर पूजा ने 9 महीने तक कोई काम नहीं किया। 9वां महीना लगने पर पूजा की गोद भराई की रस्म करवाई गई और कुछ ही दिनों के बाद उन्हें एक नन्हे मेहमान की हंसी और रोने की चिलचिलाहट सारे घर में गूंजने लगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। के महल में आई गरीब मिट्टी के दहेज वाली बहू। ले जाइए मेरी बेटी को समधन जी, अब आज से ही ये आपकी अमानत है। मेरी बेटी का मैंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। भले ही मेरी प्लेट में खाने को नहीं था, लेकिन इसे मैंने अपने मुंह का निवाला भी खिलाया है। इसलिए बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश थी, इसे हमेशा खुश रखना। बस बस समधी जी, इतनी डायलॉग बाजी की जरूरत नहीं थी। आपकी बेटी हमारे घर में खुश ही रहेगी। सोने का महल है हमारा, किसी बात की कमी नहीं है। खुशी रखेंगे आपकी बेटी को। जी जरूर। हम तो खुश रखेंगे, लेकिन आपने हमें खुश नहीं किया समधी जी। ये मिट्टी का दहेज देकर मेरे सोने के महल में इसकी औकात ही क्या है? लेकिन बस लेकर जाना पड़ ही रहा है, वरना मेरे घर में तो सोने का सामान रहता है। दुर्गा की बातें सुनकर मेघा के बाप का मुंह सा उतरने लगा। आसपास खड़े मेहमान भी बातें बनाने लगे कि तभी दुर्गा का बेटा आलोक बोल पड़ा। माँ, हमारे सोने के महल के बारे में तो सभी जानते ही हैं। और वैसे एक बात बोलूं बाबा, आपने जो मिट्टी को तराश कर कारीगरी की है ना, वो 1000 सोने के सामानों से बहुत ज्यादा बेहतर है। मुझे मेरी पत्नी का लाया हुआ मिट्टी का दहेज बहुत ज्यादा पसंद आया। माँ, अब चलिए, जाने का वक्त हो रहा है।
आलोक की बातें सुनकर उसकी माँ कुछ भी नहीं बोल पाई। आलोक अपनी पत्नी और माँ के साथ बारात लेकर अपने सोने के महल में लौट आया। जब मेघा ने इस महल को देखा तो उसकी आंखें चार होने लगी और वो मन में सोचने लगी, हे भगवान, मैंने तो कभी जिंदगी में ऐसा सोचा तक नहीं था कि मुझे सोने का महल मिलेगा। मेघा ऐसे ही सोचते हुए एक एक चीज निहारने लगी। वहां पर हर चीज सोने से बनी थी। सोने का बड़ा महल, सोने का कारपेट, यहाँ तक कि वहां के सैनिकों के हाथों में भी सोने के ही भाले थे। इसी सब के बीच मेघा का सोने का कलश, सोने के बर्तनों और यहाँ तक कि सोने के चावल के दानों से गृह प्रवेश हुआ। सोने के चावल, महावर की जगह सोने का पानी। मेरी तो गृह प्रवेश की रस्म ही इतनी आलीशान है, तो आगे मुझे यहाँ क्या क्या मिलेगा। मेघा ऐसे ही खुश ही हो रही थी कि तभी वहीं पर खड़ी हुई एक औरत बोल पड़ी, दुर्गा जी, आपने तो कोई कमी नहीं की अपनी बहू के गृह प्रवेश से लेकर किसी भी चीज में, लेकिन बहू को तो देखो मिट्टी का दहेज लेकर चली है। मिट्टी फ्री की आती है ना, और कारीगिरी इसके बाप की थी तो इन्होंने फ्री में ही काम कर लिया। वो तो बस दुर्गा ही है जो अमीरी गरीबी में फर्क नहीं करती। ऐसा ही कहा दुर्गा बहन, तुमने तो सोने के चावलों और बर्तनों से गृह प्रवेश करवाया अपनी बहू का, लेकिन बहू ने तो देखो जरा तुम्हें क्या दिया, मिट्टी का ढेर। तिल हो तो दुर्गा जी जैसा। सभी लोग ऐसे ही बहू को ताने मारने लगे और दुर्गा सभी के सामने अपनी बड़ाई करने लगी। ये सभी बातें मेघा वहीं बैठी सुन रही थी, लेकिन वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाई। कुछ ही देर बाद बहू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई, जिसमें सभी ने मेघा को तोहफे दिए और अंत में जब दुर्गा की बारी आई, ये लो बहू, तुम्हारे लिए खास 24 कैरेट प्योर गोल्ड का हार। जानती हो इसकी कीमत इतनी है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो हो सकता है तुमसे उसकी जीरो ही ना गिनी जाए, इसीलिए मैं नहीं बताती। नौकर, जाओ फ्रिज से खास सोने के वर्क वाले मेवा के लड्डू लाओ, अपनी बहू को जरा सोने का स्वाद भी चखा दूं। चौल से आई है ना, इसीलिए जानती नहीं होगी। दुर्गा ने मुंह दिखाई करते हुए भी अपनी बहू की बेइज्जती की, जिसको सुनकर भी मेघा बेचारी बस चुप ही रह गई। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। शादी के बाद हर दिन दुर्गा मेघा को ताने मारती थी और ऐसे ही चलते चलते अब लगभग 1 महीना होने को आया था। आज मेघा सारे घर की सफाई कर रही थी कि तभी सफाई करते करते वो एक सोने के फूलदान से टकरा गई और वो गिरकर टूट गया। अरे नहीं, ये कैसे टूट गया, अब क्या करूं? क्या हुआ, कैसी आवाज थी ये? वो माँ जी, मैं सफाई कर रही थी और ये सोने का फूलदान फेंक दिया। मेघा, तुम पागल हो क्या तुम्हारी अकल में भूसा भरा हुआ है? तुम्हारे अंदर सतर्कता क्यों नहीं आ रही है? ये मेरा सोने का महल है, कोई तुम्हारा मिट्टी के दहेज जैसे कूड़े का मायका नहीं। मेरा हर एक सामान सोने का बना हुआ है, तोड़ना ही है तो अपने कमरे में रखा हुआ मिट्टी का दहेज तोड़ लो। आइंदा अगर तुमने मेरा कोई भी नुकसान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये बात तुम कान खोल कर सुन लो। दुर्गा मेघा की जरा सी गलती पर उसे खूब ऐसे ही खरी खोटी सुनाकर चली गई। बेचारी मेघा उससे कुछ भी नहीं बोल पाई और बस आंखों में आंसू लिए यूं ही खड़ी रह गई। माना कि मेरा दहेज सारा मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई मोल नहीं है। मेरे बाबा ने दिन रात जाग कर उसे मेरे लिए बनाया है। मेरे लिए वो लाखों खजानों से अजीज है। पता नहीं माँ जी ऐसे बातें करके क्यों मेरे दिल पर जोर डालती हैं। मेघा को दुर्गा के तानों से बहुत बुरा लगता था। वो बेचारी ऐसे ही खूब रोई, लेकिन फिर किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया। ऐसे ही एक दिन मेघा के पास उसकी नंद आई। क्या कर रही हो? मैं? हाँ तुम, वरना क्या तुम्हें यहाँ कोई और भी बैठा हुआ दिख रहा है? बोलो। मुझे आज एक शाही दावत में जाना है, मेरी सहेली की मंगनी है। माँ ने कहा है मेरा श्रृंगार कर दीजिए। अच्छा ठीक है। मेघा खुशी से अपनी नंद का श्रृंगार करने को खड़ी हो गई कि तभी मेघा ने गलती से राजेश्वरी की आंखों के ऊपर अपने मायके से लाया हुआ सादा आई शेडो लगा दिया, जिसके लगते ही राजेश्वरी भड़क गई। What the hell? भाभी आपने क्या कर दिया? माँ क्या बात है डियर, क्या हो गया? माँ देखिए, इन बददिमाग भाभी ने मेरी आंखों पर क्या लगा दिया। मैं सिर्फ सोने का आई शेडो लगवाती हूँ, माँ ये चाहती है कि बड़ी महफिल में मेरी बेइज्जती हो। ये ऐसे ही पागल है, ये तुझे भी ऐसे ही 2 कौड़ी का समझ रही है जैसे कि ये खुद है। तो इससे श्रृंगार करवाने आई क्यों थी? आजा, मैं तुझे तैयार करती हूँ। तू सोना है राजेश्वरी, और ये मिट्टी, ये तेरा मोल नहीं जानती। दुर्गा ऐसे बोलकर राजेश्वरी को ले गई, जिससे भी बेचारी मेघा को बहुत ज्यादा बुरा लगा। ऐसे ही सिलसिला जारी था। मेघा को ज्यादा सतर्क रहने की आदत नहीं थी, इसीलिए उसने अपने सोने के महल में कोई ना कोई गलती हो ही जाती थी, जिसकी वजह से
उसे रोजाना ताने सुनने को मिलते और साथ ही उसे मिट्टी के दहेज का ताना तो जरूर ही दिया जाता था, जिससे मेघा को बहुत बुरा लगता। ऐसे ही चलते चलते आज महल में शाही मेहमान आने वाले थे। मेघा बहू, आज महल में दूसरे राज्य के लोग राजेश्वरी को देखने आ रहे हैं। सभी के लिए खाना और मीठा तुझे ही बनाना है। क्या? मुझे माँ जी? लेकिन इतना डर क्यों रही है? ये मत सोचना कि अगर तू ऐसे करेगी तो तू काम से बच जाएगी। मैंने सभी शेफ को घर भेज दिया है, समझ आया? जी ठीक है, तो माँ मैं खाना बना दूंगी। बहुत अच्छे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर तूने कोई भी गलती की और मेरी वहां उन लोगों के सामने नाक कटी तो फिर देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुर्गा ऐसे बोलकर चली गई और मेघा रसोई में अपना काम करने लगी। उसने सभी के लिए सोने के बर्तन में बनाए हुए पनीर से शाही पनीर बनाया और उसके साथ कई बाकी पकवान बनाकर मेघा ने बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ी बनाई, जिसको बस उसने काजू बादाम और किशमिश वगैरह से सजा दिया। कुछ देर बाद दुर्गा रसोई में आई और बन गया क्या खाना? हाँ माँ जी बन गया, देख लीजिए। दुर्गा मेघा की बनाई सभी चीजों को देखने लगी। सब कुछ अच्छा ही बना था। सब कुछ देखने के बाद दुर्गा मुस्कुराई और फिर उसने जोर से मेघा के थप्पड़ मारा। नालायक, दिखा दी ना तूने आज भी अपनी औकात की। एक गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। लेकिन माँ, हुआ क्या है? क्या हुआ है? इस रबड़ी पर सोने का वर्क कौन चढ़ाएगा? हम ये काजू किशमिश की सजावट वाली रबड़ी अगर उनके सामने रखेंगे तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। दुर्गा ऐसे ही भड़कने लगी और वो एक और थप्पड़ मेघा को मारने ही वाली थी कि तभी पीछे से आलोक आ गया और उसने अपनी माँ का हाथ रोक दिया। बस करो माँ, बस अब बेवजह आपने बहुत जुल्म कर लिए मेघा पर, क्योंकि अब मैं आपको उसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। आलोक, तू मेरा हाथ रोक रहा है कौन ये तेरे लिए जिसके लिए तू मुझसे लड़ रहा है? माँ, ये मेरी बीवी है। ये मिट्टी का चौथ लेकर आई हुई तेरी बीवी है? ये बीवी नहीं, ये बस तेरी नौकरानी समान है। माँ, एक औरत और सुहागन होने के बावजूद आप ऐसे कैसे मेघा के बारे में बोल सकती हैं? अरे माँ, माना कि मेघा मिट्टी का दहेज लाई, लेकिन आप इतनी गिर गई। आप इस गरीब से दहेज लेने को रिश्ता जोड़ने गई थी या एक बहू लाने को? बोलिए, ये दिन आ गए अब दुर्गा देवी कि वो दहेज के लालच में बहू लेकर आती, जबकि उसके घर में कोई कमी नहीं है। आलोक की बातें सुनकर मेघा की आंखों में आंसू आने लगे और दुर्गा का मुंह बंद हो गया। आलोक ने ऐसे ही अपनी माँ को बहुत देर तक समझाया। माँ, ये मत भूलिए कि आपकी भी एक जवान बेटी है जिसे दूसरे घर जाना है। अगर आप अपनी बहू को ठीक से नहीं रखोगी तो आपकी बेटी भी ठीक से नहीं रह पाएगी। अब मैंने आपको बहुत समझा लिया, शायद आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इससे ज्यादा मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो इसका अंजाम आप आगे देखना। और अब मैं अब से मेघा की ढाल बनकर रहूंगा। अगर आपने अब कभी भी इसे हाथ भी लगाया ना माँ, तो आप मेरा गुस्सा देखोगी। आलोक की बात सुनकर दुर्गा बस चुप सी रह गई। आज के बाद से फिर कभी दुर्गा ने मेघा को कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे जब दुर्गा की नफरत सी कम हुई तो उसे मेघा की अच्छाई दिखने लगी और फिर सब कुछ ठीक हो गया।